हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 28 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहली न्यूज़ और सबसे पहली करंट अफेयर है दोस्तों। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पर्सनालिटी की फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है वो पर्सनालिटी, ठीक है। इनका नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। इनको क्या है दोस्तों ना, इनको पोस्टह्यूमसली मतलब जैसे कि मतलब मरने के बाद मतलब जैसे कि कोई इंसान मर गया होता है पर उसके बाद भी उसको कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि पोस्टह्यूमसली दिया गया है, ठीक है। तो इनको मतलब विज्ञान रत्न दिया गया है दोस्तों, जो कि मतलब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का एक कैटेगरी है। ये अवार्ड इनको मिला है मरने के बाद, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, पोस्टह्यूमसली इनको अवार्डेड है, ठीक है। क्या नाम है इनका, जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है। तो आर्टिकल क्या छपा था, तो सेंटर अनाउंसिस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट। ये एक्चुअली जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है इंडिया का सबसे बड़ा मतलब साइंस टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन की फील्ड में सबसे बड़ा ऑनर अगर कोई है तो वो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए जो पद्म अवार्ड होते हैं ना उसी की तरह मॉडल है, ठीक है। पर ये सब किसके क्षेत्र में है, तो साइंस की फील्ड में, ठीक है। इसकी कैटेगरी कितनी दोस्तों, इसकी 4 कैटेगरी होती है, ठीक है। 4 कैटेगरी में जो पहला आता है विज्ञान रत्न, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिल जाता है और मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है, ठीक है, एक बारी में। उसके बाद विज्ञान श्री हो गया, मैक्सिमम 25 लोगों को दिया जाता है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड होता है, ये मतलब उनको दिया जाता है जिनकी एज 45 साल या 45 साल से कम हो, ठीक है, तो उनको दिया था। ये भी मैक्सिमम 25 लोगों को ही दिया जा सकता है। और एक आता है विज्ञान टीम, मतलब एक कोऑपरेटिव मतलब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट जिसने लगाया हो उनके लिए, मतलब ग्रुप ऑफ 3 या उससे ज़्यादा वाले, ठीक है। मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया, 3 ही ग्रुप को दिया जा सकता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये स्टैब्लिश तो 2023 में हो गया था, पर पहली बार जो है 2024 में अवॉर्डेड था, मतलब दिया गया था, ठीक। अब इसमें जो विज्ञान रत्न है जिसकी बात मैंने अभी हाल फिलहाल अभी आपने जैसे किया ना, जो मिला है इनको जयंत विष्णु नार्लिकर जी को, तो ये विज्ञान रत्न जो है इसको कहा जाता है भारत रत्न ऑफ साइंस। मतलब साइंस के फील्ड में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न ऑफ, मतलब ये विज्ञान रत्न, जिसको मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब जो कि इक्विवेलेंट है किसके, भारत रत्न ऑफ साइंस के, ठीक है। द सिंगल हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस इन इंडिया, ठीक। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता, मतलब नो कैश, मतलब आप समझ लीजिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें कैश नहीं दिया था, इसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया था, एक साइटेशन, मतलब उनकी उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे जिसको दिया जा रहा है, क्या किए क्या नहीं किए ना। उसके बाद आपको ये आता है पंच धातु मेटल, मतलब 5 एलिमेंट से मिला हुआ एक मेटल मिलता है, ठीक है। और ये जो सेरेमनी है, अभी तो जैसे अनाउंसमेंट हुआ है तो दोस्तों, तो ये जो सेरेमनी है ये राष्ट्रपति भवन में होती है जनरली, ठीक है। और मतलब ये दिया किस दिन जाता है, मोस्टली जो मतलब जैसे नेशनल साइंस डे हो गया या फिर नेशनल स्पेस डे, उस दिन दिया था। पर अभी क्या है मोस्टली तो मतलब नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को दिया था। नेशनल साइंस डे कब होता है, 28 फरवरी। और मुझे कमेंट में बताइए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो कुछ अवार्ड देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप बस इतना ही ध्यान रखिए क्योंकि इनको पोस्टह्यूमसली मिला है, मतलब मरणोत्सव के बाद मरने के बाद मिला है। जयंत विष्णु नार्लिकर एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, मतलब थे, ठीक है। इनको मिला है विजयन रत्न, जो कि इक्विवेलेंट है भारत रत्न इन साइंस, 2025 का इनको मिला है। बाकी विज्ञान श्री ध्यान रखिए 8 लोगों को मिला है। विज्ञान युवा 25 लोगों को मिला है। और उसके बाद विज्ञान टीम जो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के लिए दिया जाता है वो मिला है CSIR एरोमा मिशन। एक्चुअली क्या है ना, जो एरोमा वाली मतलब क्रॉप्स होती है ना, जैसे फ्रेगनेंस वगनेंस के लिए होते हैं ना, उन सारी क्रॉप्स को मतलब एक तरह से प्रमोट किया है, मतलब जो इसमें लगे थे फार्मर उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए काम किया है इस मिशन के थ्रू, ठीक है। इसलिए इसको मिला है, ठीक है। और नोडल एजेंसी अगर देखेंगे जो मतलब इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कराती है, इंप्लीमेंट कराती है ना, सब चीज़ ऑर्गेनाइज करती है, वो है CSIR, वही एजेंसी जो कि किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ध्यान रखिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है इसका अनाउंसमेंट 11 मई को किया जाता है मोस्टली, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे बोला जाता है इसको 11 मई को। क्यों, क्योंकि इसी दिन दोस्तों जो पोखरण सेकंड वाला था ना 1998 वाला, वो सफल हुआ था और उसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। तो मतलब सक्सेसफुल मतलब वो अटेम्प्ट हुआ था, इसीलिए इस दिन को 11 मई को मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन अनाउंसमेंट होता है और 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे को मनाया जाता है। आप 23 अगस्त को मुझे बताइए क्यों मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा एक मतलब बिल्ली की तरह दिखने वाली एक प्रजाति है दोस्तों, ठीक है।
ये एक आर्टिकल था दोस्तों। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है। हाँ, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है दोस्तों, सिवेट्स डाइजेशन फर्मेंट्स बीन्स फॉर बेटर कॉफ़ी। बोल रहे हैं कि जो मतलब नॉर्मल कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, और जो मतलब सिवेट एक मतलब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये है वो जानवर सिवेट, बिल्ली की तरह ही दिखता है, ठीक है। अब ये क्या करता है दोस्तों ना, जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं, मतलब जब वो मतलब बहुत ज़्यादा जो मतलब पक जाते हैं, तो सबसे मीठे और सबसे बढ़िया वाले, खराब नहीं खाता, मीठे और बढ़िया वाले खाता है। इसीलिए और जो मतलब फिर उसके जब मल निकालता है, एक्सक्रीट निकालता है, लैट्रिन करता है, तो उसी लैट्रिन में जो बीन्स होते हैं ना, उसी से कॉफ़ी बनती है। उस कॉफ़ी का नाम है कोपी लुवाक। ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी है, और मतलब ये अभी इसलिए है इस समय मतलब न्यूज़ में, क्योंकि केरला के मतलब साइंटिस्ट ने ये बताया है कि इसका जो पेट है अपने आप से एक बेटर कॉफ़ी प्रोड्यूस कर देता है, मतलब फर्मेंट बीन्स को प्रोड्यूस करता है, जिससे एक बेटर कॉफ़ी बनती है, ठीक है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किए हैं वो लोग। बाकी हम लोग को जानना ये जरूरी है कि कोपी लुवाक क्या है, ये पूछ सकता है। कोपी लुवाक अभी हाल फिलहाल में फेमस था, क्या है ये, तो ये एक मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी इन द वर्ल्ड है, जो कि किसकी टट्टी से बनता है, मतलब एक्सक्रीट से बनता है, एशियन पाम सिवेट, जो मैंने अभी आपको दिखाया जानवर, ठीक है। तो वो पहले खाता है, और इसका खाने का भी जान लीजिए सेंस कर लेता है, कौन सा सबसे ज़्यादा मीठा होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब ख़राब चीज़ नहीं खाता है, ठीक है। फिर उसको खाता है, फिर एक्सक्रीट करता है, और उसी के बीन्स को निकाल के फिर बनाया जाता है इस कॉफ़ी को, ठीक है। और एशियन पाम सिवेट अगर आप देखेंगे तो ये नेटिव किसके है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया। नेटिव और एंडेमिक में फ़र्क होता है। सो नेटिव क्या होता है, मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन में नेटिव है, पर बहुत सारी जगह पे मिलता है वो, ठीक है। एंडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और क्वांटिटी वाइज मतलब बहुत कम हो, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कुत्ता, मान लीजिए डॉग, मान लीजिए जैसे कि तमिलनाडु में है, पूरे इंडिया भर में मिलता है ना, पर कुछ अगर ऐसे जानवर मान लीजिए जो सिर्फ इसी लोकेशन में मिलता है, तो ये एंडेमिक हो जाएगा, ठीक है। और मतलब आईसीएन स्टेटस अगर आप देखेंगे तो लीस्ट कंसर्न है, और इंडिया में देखेंगे तो वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये वाली प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। अब जब हम लोग कॉफ़ी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। इसमें दो तरह की कॉफ़ी उगाई जाती है इंडिया में, ठीक है। 30% जो क्वालिटी वाइज बेटर होती है, ठीक है, अरेबिका वाली, ये 30% ही उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है रोबोस्टा, ये 70% जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो रोबोस्टा ही वाला होता है, पर मोन में बढ़िया क्वालिटी वाली कौन सी है, अरेबिका, ठीक है। अब रैंक देख लेते हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब से, तो नंबर 1 पे कर्नाटक ही आती है। तो इसमें मान लीजिए पूरे इंडिया का 70% जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो अकेले कर्नाटक कर देती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु, मतलब केरला है, और थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु, ठीक है। इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए, एक कूर्ग जगह है, एक चिकमागालू गलूर है, उसके बाद एक हसन। ये 3 जगह हैं जो कि मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन है, किसके अंडर में, कर्नाटक। ये तीनों लोकेशन पूछिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखिए 2025 से 26 में 4.03 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है, और ये 11% हाइयर है पिछले वाले रिकॉर्ड से। बस इतना एक बार ध्यान रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और ग्लोबली अगर रैंक देखेंगे इंडिया की, तो 7th रैंक है प्रोडक्शन के हिसाब से। अगर कॉफ़ी की प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो इंडिया की ग्लोबल रैंक कितनी है, 7th। और अगर एक्सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे कि इंडिया एक्सपोर्ट कैसे करता है, तो मतलब कितना करता है, तो ये 5th रैंक पे आता है एक्सपोर्ट में, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि मतलब एक तरह से एक स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। ये मतलब कॉफ़ी के प्रमोशन, प्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीज़ें मतलब ये देखती है ग्लोबली, नेशनली, सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब एक नेशनल एजेंसी है जो मतलब कॉफ़ी के रिलेटेड काम करती है, ठीक है। इस्टेब्लिश 1942 में हुआ था। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऑटोनोमस, मतलब खुद के फैसले खुद ले सकती है। स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनाया, मतलब कानूनी दर्जा मिल गया इसे। और हेडक्वार्टर ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, कर्नाटक। ये नंबर 1 पे आती है कॉफ़ी में, और इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और अभी हाल फिलहाल में इसके चेयरमैन कौन है, एमजे दिनेश है। अब किसके द्वारा अपॉइंट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। बाकी और भी होते हैं, जैसे यूनियन के मेंबर और भी बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, पर मेन आप चेयरमैन ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये भी एक रिसर्च है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। एक बलिंग वेल्स, ये देखिए, ये एक बलिंग वेल्स का मुंह है, ठीक है, देख रहे हैं। इसके दांत नहीं है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है एक तरह से छन्नी का काम करता है, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी एक मतलब रिसर्च में पता चला है कि इनका जो फेसिस होता है, जो ये लैट्रिन करते हैं ना, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है। किसके लिए, जो फाइटोप्लैंक्टन उगते हैं ना, मतलब समुद्र में, पानी में है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है मतलब फिश उसके खाने होने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा क्या है, न्यूट्रिएंट्स को मतलब मेंटेन करके रखते हैं, किसमें, मतलब समुद्र में, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मतलब एक आर्टिकल है। तो हम लोग को बस ये जानना बलिंग वेल्स होते क्या है। ये सबसे मेन ध्यान रखें, बलिंग वेल्स के टीथ नहीं होते, क्या नहीं होते, दांत नहीं होते,
ठीक है। इनके पूर्वजों में बोला जाता था, रहा था एक समय, पर अभी इनके में बलिन वेल्स के पास दांत नहीं होता, बस वही स्ट्रक्चर निकला होता है, जिससे कि मतलब पहले पानी पूरा मतलब मछलियों को ले जाते हैं और पानी जो उसी छन्नी से निकल जाता है, ठीक है। पर बलीन प्लेट्स होते हैं, बलीन प्लेट्स वही जो पतले पतले होते हैं ना दोस्तों, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो पतले पतले नीचे गिरे यही है बलीन प्लेट्स, ठीक है। ये छन्नी का काम करते हैं, ठीक है। पानी बाहर निकाल देते हैं, मछली अंदर जाती है, खा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, भौकाल हो जाता है, ठीक है। किसका बना होता है ये बल प्लेट्स? ये केराटिन के बने होता है, ठीक है, जो कि फिल्टर फीडिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, मतलब मछली पुछली होती है, ठीक है। और बलीन वेल्स अगर देखेंगे 16 तरह की नॉन स्पीसीज हैं, ठीक है, जिसमें मतलब ब्लू वेल्स हो गया, हम्पबैक वेल हो गया। और ब्लू वेल तो समझ लीजिए अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल बोला जाएगा, क्योंकि ये मछली तो है नहीं, ठीक है। ग्रे वेल हो गया, राइट वेल हो गया, एक फिन वेल भी आती है, ये सब की सब आपकी कौन सी है? बलीन वेल्स है, ठीक है। और ध्यान रखिए इनके सर पे 2 ब्लो होल्स होते हैं सांस लेने के लिए, ठीक। उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये इंडिया एशियन टाइज मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस। एक्चुअली क्या अभी हाल फिलहाल में 22nd एशियन इंडिया समिट हुआ है 2025, जिसको मतलब आप समझ लीजिए मोदी जी ने मतलब डिजिटली मतलब कन्वे किया, मतलब बिना गए हुए, है ना, एड्रेस किया उन्होंने डिजिटली, मतलब कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मतलब आप समझ लीजिए जैसे लाइव कैमरे के थ्रू, है ना, मतलब उन्होंने मतलब इसको अटेंड किया है, एड्रेस किया है, ठीक है। तो उसमें ही मतलब वो बोल रहे थे कि इंडिया एशियन टाइज मेकिंग स्टडी प्रोग्राम मतलब प्रोग्रेस हो रहा है टाइप का, ठीक है। अब ये हुआ कहाँ है दोस्तों? 22वां एशियन इंडिया समिट, तो ये हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया। मलेशिया इस बार चेयरमैनशिप में है दोस्तों एशियन की, इसीलिए यही करवा रहा है, ठीक है। अब इसमें अनाउंस क्या किया गया दोस्तों? इसमें ऐसा अनाउंस ये किया गया कि 2026 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज ए एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जब इतना इसको जान लिए हैं तब मेन आप जान लेते हैं इंडिया और एशियन के बारे में, ठीक है। इंडिया और एशियन के बारे में अगर आप देखेंगे, ये आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है। 1992 में मतलब एक सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर, मतलब पूरी तरह से नहीं, कुछ सेक्टर्स के लिए मतलब ये डायलॉग पार्टनर बना था, कौन? इंडिया, ठीक है। उसके बाद 1995 में इसको अपग्रेड करके स्टेटस क्या कर दिया? फुल डायलॉग पार्टनर बन गया इंडिया, ठीक है। उसके बाद 2003 में अगर देखेंगे इंडिया ने साइन किया था टैक, TAC, ये क्या है? ट्रीटी ऑफ MIT एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। मतलब आप समझ लीजिए साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में मतलब एक पीस, कॉपरेशन और फ्रेंडशिप को मतलब प्रमोट करने के लिए इस ट्रीटी को लाया गया था और साइन किया गया था, ठीक है। इंडिया ने साइन किया था और एशियन नेशंस ने भी किया था, ठीक है। उसके बाद 2010 अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया था, किसके बीच में? AFTA मतलब बोला जाता है, ये वाला जो है एग्रीमेंट हुआ था, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो कब हुआ था? 2010 में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एशियान के बारे में, ठीक है। एशिया मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ छूट मिल जाती है ना जो व्यापार करने के लिए, इससे क्या है कि इकोनॉमी बूस्ट होती है, ठीक। उसके बाद मतलब आप समझ लीजिए एशियन क्या है? मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये जान लीजिए पूरे ग्लोबली अगर देखेंगे 6.5% जो GDP है उसको कंट्रीब्यूट करता है अकेला, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 में, 67 में। और ये जो डिक्लेरेशन साइन किया गया था, मतलब जिसकी स्थापना हुई थी, उसको एशियन डिक्लेरेशन कहा जाता है। और इसके अलावा जो वहाँ पे हुआ था बैंकॉक में, इसलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, जहाँ पे साइन किया था किसने? 5 फाउंडिंग मेंबर्स ने। वो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड है, ठीक है। अब ये जो है 5 फाउंडिंग मेंबर है, और इन्हीं का अभी अगर करंट में देखेंगे तो टोटल कितने मेंबर है? 10 हैं। उन्हीं 10 में से अगर ये 5 को छोड़ के बाकी कौन है? तो ब्रुनई है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है और वियतनाम है, ठीक है। और इसमें ये एक बात और ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में है दोस्तों, इंडोनेशिया के, ठीक है। उसमें आते हैं आज का फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर, ठीक है। ये है आपका दोस्तों CGI के बारे में, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों ना? क्योंकि जो जस्टिस सूर्यकांत जी है, मैं आपको एक बार फोटो दिखा लेता हूँ ना, इससे क्या है याद रह जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी, यही हमारे 53वें मतलब 53rd मतलब CGI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि 24 नवंबर 2025 से मतलब अपना कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। अभी कौन है? तो BR गवई जी हैं, करंट 52nd, ठीक। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मतलब चीफ जस्टिस बनते हैं उसका रिकमेंडेशन पुराना चीफ जस्टिस ही करता है, जो मतलब करंट में रहता है, ठीक है। आने वाले मतलब फ्यूचर जो CGI आएगा उनके बाद जो फ्यूचर में आएगा उनका रिकमेंडेशन वही करता है जो प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो मतलब इनका जो रिकमेंडेशन है BR गवई जी ने किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सॉरी
ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते कौन है, ठीक है, ये जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के हेड, और उसके अलावा मतलब इंडियन जुडिशरी में, मतलब जो इंडियन मतलब न्यायपालिका है उसमें अगर देखेंगे, मतलब भारतीय न्यायपालिका मतलब न्याय से रिलेटेड जितना भी काम है, मतलब जुडिशरी अगर देखेंगे, इंडियन जुडिशरी में सबसे बड़ी रैंक अगर किसी की होती है वो अफसर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ध्यान रख लिए इनका जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा हो जाता है, पर रिकमेंडेशन जो होता है किसके द्वारा होता है, आउट गोइंग सीजीआई, मतलब जो उस समय होता है वही रिकमेंड करता है, ठीक है, और कंसल्टेशन होता है बाकी जजेस से भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि वही अकेला कर देगा, ठीक। इसका टेन्योर होता है, मतलब आप समझ लीजिए बनने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, पर यह है कि रिटायर होने का 65 ईयर्स ऑफ एज रखा कि मतलब जब तक वो 65 साल के ना हो जाए। सर्विस का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मतलब 5 साल 6 साल नहीं, बस ये कि जब तक 65 साल के ना हो जाए तब तक मतलब वो मतलब सर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 124(4) का सब पार्ट 4 कहता है इनका रिमूवल के रिलेटेड है, मतलब इनका इम्पीचमेंट होता है, मतलब जैसे प्रेसिडेंट होता है सेम वैसी टाइप का ही होता है स्पेशल मेजोरिटी में, पर ये क्या है कि इम्पीचमेंट वर्ड जो है मेंशन नहीं है संविधान में। इम्पीचमेंट वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही मेंशन है, पर इनका होता इम्पीचमेंट ही है, तो समझिए दोस्तों, रिमूव बाय इम्पीचमेंट थ्रो स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जैसे इनिशिएशन करने के लिए इनके मतलब रिमूवल के लिए, तो मतलब समझ लीजिए लोकसभा में आपको 100 एमपी का साइन चाहिए होता है, उसके बाद अगर आपको मतलब राज्यसभा से करना है तो मतलब राज्यसभा में 5 लोगों का चाहिए होता है, मतलब और फिर उस 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना था, बहुत सारा प्रोसेस है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और ध्यान रखिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर देखेंगे तो एक आता है इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब हाइयर रैंक, मतलब अगर मान लीजिए कोई सेरेमनी है तो कौन किस हिसाब से बैठेगा, कौन कितना हाई रैंक पे है, तो उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बनाया गया है, कौन किसके मतलब हिसाब से बैठेगा, ठीक है। और मतलब कौन मतलब एक मतलब फॉर्मली मतलब बताया गया है कि कौन मतलब पोजिशन वाइज कैसा ऊपर है, ठीक है, पावर वाइज नहीं दोस्तों, ठीक है, सिर्फ पोजीशन वाइज ही है, ठीक है। किसी सेरेमनी अगर हुई तो वहां पे कौन कैसे बैठेगा ना। उसके बाद ये क्या रैंक होती है कि 6 रैंक होती है, ठीक है। पहले कौन आते हैं, प्रेसिडेंट हो गए, फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गए, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट जो कि पर्टिकुलर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स को, और उसके बाद आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बाद आते हैं सीजीआई 6 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद कुछ आर्टिकल देख लेते हैं जो इनसे रिलेटेड है। तो दोस्तों आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 124 का एक क्या कहता है, ये दोस्तों कहता है कि मतलब एक मतलब सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें एक सीजीआई हो और अदर जजेस हो, ठीक। ये इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए बात करता है 124 का सब पार्ट 1। उसके बाद 124(2) क्या कहता है, ये वो अभी हम लोगों ने बात किया है, जस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करता है, मतलब अपॉइंटमेंट की, इंक्लूडिंग सीएजीआई, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा और कंसल्टेशन करने के बाद, ठीक है। और 124 का 3 क्या कहता है दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन बताता है कितने क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। तो इसमें कहा गया है कम से कम मतलब 5 साल या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट जज रहे हो, या फिर 10 साल या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट काम किया हो, या फिर मतलब एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो, मतलब जिसको मतलब प्रेसिडेंट द्वारा मतलब नामित किया जाए, ठीक है। पर ये तो मोस्टली बोलते हैं नहीं, इन्हीं में यही दोनों क्वालिफिकेशन में से कोई एक होता तो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 124 का चौथा सब पार्ट क्या कहता है, ये रिमूवल ऑफ जजेस की बात करता है, ठीक है। उसके बाद आप मतलब वही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब इम्पीचमेंट ही होता है, पर ये कि वो इम्पीचमेंट वर्ड नहीं मेंशन है मतलब संविधान में, वो वर्ड है जो मेंशन है वो है रिमूवल वर्ड, ठीक है, पर होता है इम्पीचमेंट ही है, ठीक। और 125वां क्या कहता है, इनकी सैलरी और अलाउंसेस की बात करता है सीजीआई की, ठीक है। और 133 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को मतलब प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं, जो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है ना, मतलब उसका लोकेशन जैसे दिल्ली में है, मुंबई में कर सकते हैं, पर सीजीआई अगर अप्रूव करे तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और 145 नंबर क्या कहता है दोस्तों, ये बताता है प्रोसीजर और पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग जो सीजीआई मतलब अपना पावर यूज करते हैं ना, मतलब बेंचेस को एलोकेट करने के लिए या केसेस को एलोकेट करने के लिए, वो भी इसी में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 146 क्या कहता है, ये कहता है कि मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर होगा उनका मतलब अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, सीजीआई ही करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट कैसे करते हैं, मतलब ये होते कहा जाता है इनको मास्टर ऑफ द रोस्टर, मतलब कोई भी अपने हिसाब से केस नहीं ले सकता, सारा का सारा यही डिसाइड करेंगे, केस अपील सारी चीजें, ठीक है। आर्टिकल 127 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 27 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पे मान लीजिए मतलब कोई क्वारम है, मिनिमम क्वारम चाहिए होता है, वो अगर नहीं हो रहा है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तब क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट की कंसेंट से मतलब जो सीजीआई होते हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं उनसे कंसल्ट करके एक मतलब जो लायक मतलब जो जज होगा उसको मतलब वहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे बैठा देते हैं, और उसका सारा चीज़ उसी हिसाब से होगा जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट जज होता है, ठीक है। उसके बाद वो आर्टिकल 128 क्या कहता है, ये रिटायर्ड जजेस को मतलब दोबारा अपॉइंट करने के लिए कहा जाता है, ये भी प्रेसिडेंट द्वारा ही करवाया जाता है, किसके रिक्वेस्ट पे, मतलब
मतलब CGI रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट से कि इनको कर दीजिए, क्योंकि मतलब जरूरी है केस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 222 क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों कि CGI जो है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको एक जगह, एक कोर्ट से दूसरी जगह कोर्ट में मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।